नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अमेरिका दौरे पर पहुंच गए हैं। उनका बेहद महत्वपूर्ण दौरा, और प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन अब से कुछ देर बाद होगा, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लेकर आएंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने के समय से लेकर अभी तक लगातार वहां पर उनका स्वागत, इस्तकबाल हो रहा है। उनकी तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इसके अलावा वो क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ क्वाड के बाकी अन्य दो देशों जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान है, उनके प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकातों का कार्यक्रम रहने वाला है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत में इस वक्त रात है लेकिन अमेरिका में इस वक्त लगभग 10 घंटे का अंतर, 9.5-10 घंटे का अंतर होता है। तो ऐसे में वहां पर दिन है। तो तमाम बैठकों का दौर और सिलसिला लगातार जारी रहेगा और पल पल की तस्वीरें हम लगातार आप तक डीडी न्यूज के माध्यम से लेके आते रहेंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा भी कर रहे हैं, अपने मेहमानों से विश्लेषण कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बात का जिक्र अपने सहयोगी संवाददाताओं के माध्यम से भी कर रहे हैं कि वहां पर इस वक्त किस प्रकार का माहौल है। तो इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी अनेक उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और अमेरिका में स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनका मुलाकात का कल कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन यानी द समिट ऑफ फ्यूचर को भी वो संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में आज, कल और परसों 3 महत्वपूर्ण दिन और अपने आप में तीनों दिन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े पोस्टर भी लेकर लोग अपने हाथों में आए थे, और जो कि वो प्रधानमंत्री तक एक तरीके से दिखाना चाह रहे थे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर भी किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके नाम के नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, अभिवादन किया। ये तस्वीर है अब से कुछ देर पहले फिलाडेल्फिया की एयरपोर्ट की, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए। तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये तस्वीर है, जहां पर तमाम पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री ने अपना साइन भी किया है, हस्ताक्षर किया है। तो तमाम योजनाओं से जुड़ी हुई, तमाम प्रकार की कला संस्कृतियों से जुड़ी हुई चीज़ों का जिक्र है। और ऐसे में ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरीके से 4 उन देशों के रेखांकित करती है जो क्वाड के सदस्य देश हैं। और ये तस्वीर जहां पर चंद्रयान की कहानी लिखी है तो कोई उज्ज्वला की कहानी लिख रहा है। तमाम भारत की जो अपनी बड़ी योजनाएं हैं उससे जुड़े हुए पोस्टर्स लेकर कहीं पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया में जब होटल पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कुछ इस तरह से स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फिलाडेल्फिया में जब वो यहाँ पहुंचे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि यूएस के अंदर 4.5 मिलियन की जो आबादी है वो यहाँ रहती है, जो भारतीय समुदाय है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिवाली और नवरात्रि पहले ही आ गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन के साथ ही इस बार यूएस के अंदर। हम जानते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे आप काफी ज्यादा खुश है। क्या दिवाली और नवरात्रि जल्दी आ गई यूएस में इस बार? अच्छा, अगर गुजराती क्राउड हमारे साथ है, एक गुजराती गाना तो बनता है आज का। ये तो गुजराती के गरबे हम लोग नवरात्रि में सुनते हैं, लेकिन यूएस वालों के लिए नवरात्रि इस बार जल्दी आ गई। लेकिन एक बार बताइए, पीएम की कौन सी बात आप लोग को अच्छी लगती है? क्या प्राउड कराता है आपको? स्वच्छ भारत, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट किया है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर द इंडिया पीपल टू। पीएम की कौन सी बात अच्छी लगती है? क्यों प्राउड महसूस होता है? कैसी कौन सी बात है आपको? राम मंदिर। Yeah, we were waiting for so long. He has done for India and US. That's the best thing that he has done. He is amazing.
He has done so much. Super proud of it. तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही बेहद खास अंदाज में स्वागत किया गया और यूएस वासियों के लिए दिवाली, नवरात्रि और त्योहारी मौसम इस बार जल्दी आ गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर यूएस के यात्रा पर है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, फिलाडेल्फिया। पर भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया और जब वो अपने होटल पहुंचे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि हम हर उनके विदेश दौरे में देखते हैं। इस बार के मौजूदा अमेरिका के दौरे में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से लगातार किया गया है। तो ये अपने आप में तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे आगे तमाम बैठकों, मुलाकातों की तस्वीरें और जो क्वाड शिखर सम्मेलन होना है उसकी तस्वीरें भी आप तक लेकर हम आएंगे। इस बीच हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में अशोक सजनहार जी जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मिस्टर सज्जनहार, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हर दौरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के लिहाज से जब बैठकों का एक सिलसिला या कहा जाए मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है तो भारत अमेरिका को लेकर कई एक अलग स्तर की चर्चाएं होती हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बड़े टेकअवेज किस तरीके से आप देखते हैं, किस बिंदुओं पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो दोनों देशों का रिश्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसीलिए अगर देखा जाए ये 9वीं बार है जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आ रहे हैं, जब से उन्होंने कार्यभार अपना संभाला है 2014 में। और ये पूरी दुनिया में जहां गए हैं सबसे अधिक बार अमेरिका में आए हैं, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए जिसे कहा जाए सबसे पूरी दुनिया में सभी देश महत्वपूर्ण हैं, सभी देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु अगर एक देश ऐसा निकाला जाए जिसके साथ हमारे भारत के संबंध सबसे अधिक गहरे हैं और जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं, तो वो है अमेरिका। दोनों की हमारी जिसे कहा जाए वैल्यू सिस्टम्स मिलते हैं, मूल्य हमारे एक जैसे हैं अरेन जी, जो चाहे हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी वैल्यू सिस्टम्स मिलते हैं, मूल्य मिलते हैं, परंतु अभी हमारे जो हित हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उसमें भी हमने देखा है बहुत बड़ा कन्वर्जेंस हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं जो अमेरिका की तरफ से भी बहुत गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री जब आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। आपने देखा होगा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया एज अ स्टेट गेस्ट, स्टेट विजिटर। दूसरी बार उनको ये बहुत ही प्रिविलेज मिला, जो वहाँ के जो जॉइंट सेशन यूएस कांग्रेस का है उसको उन्होंने एड्रेस किया। भारत में और किसी प्रधानमंत्री को ऐसा मौका नहीं मिला है, 2 बारी किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। और दुनिया में भी बहुत कम ऐसे नेता हैं, 3-4 ऐसे नेता हैं जिनको एक बारी से ज्यादा बारी आमंत्रित किया गया हो जी। और अगर हम देखें जो दोनों देशों के बीच में व्यापार है, दोनों देशों के बीच में सामरिक संबंध हैं, वो भी बहुत गहरे हैं और वो आगे चलते हुए बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर से एक ऐसा आधार। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की ये 9वीं अमेरिका यात्रा ये बताने के लिए काफी है कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 9 बार की यात्राएं और किसी भी देश की सबसे ज्यादा यात्रा के लिहाज से ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के संबंधों में किस प्रकार की प्रगाढ़ता आई है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा रोल है इस आधार को तैयार करने को लेकर। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि इस अमेरिका यात्रा को लेकर भारत की नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया भर की नजरें हैं इस लिहाज से भी क्योंकि क्वाड का शिखर सम्मेलन हो रहा है। क्वाड को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं थी, चिंताएं थी कि आखिर कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, भारत में भी इलेक्शन खत्म हुआ है, अमेरिका में होने वाला है। इस प्रकार की तमाम गहमा गहमियों के बीच में क्वाड हो रहा है। यह दिखाता है कि चारों देश कितना ज्यादा संजीदा है इस मंच पर वार्ता को लेकर, इस मंच पर तय हुए बातों को आगे बढ़ाने को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, वो इस तरीके से चाहे इलेक्शंस हों या रजीम परिवर्तन हो या किसी भी तरीके की सरकार हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एक पार्टनरशिप डेवलप हुआ उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है कि निश्चित रूप से जो एक अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट दुनिया में चल रहा है, खासकर
जब चाइना जिस तरीके से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और रिविजनिस्ट अप्रोच के माध्यम से दुनिया में अपने पैर जमाने का कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भारत और अमेरिका इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे। ना केवल भारत और अमेरिका, उसके साथ साथ जो बाकी इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से साथ में आए, इन्होंने चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को और जो एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो, इन सब कंट्रीज़ को इसके लिए सचेत किया। और ये कंट्रीज़ अपने आप में एक संगठन बना के, एक ग्रुप बना के इस एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को काउंटर करने का प्रयत्न किया। और क्वाड उसी दिशा में एक प्रयत्न है। लेकिन इसमें एक और बात है कि क्वाड खाली चाइना को कंटेन करने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके बियॉन्ड भी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी के साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो इमर्ज हो रही, जिसमें खासकर आतंकवाद, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका और भारत दोनों ही किसी भी तरीके के जो बढ़ते हुए एक विस्तारवादी जो रवैया है या आक्रामक रवैया है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो, चाहे इंडियन ओशियन में हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, उनके खिलाफ भी एक इन देशों को लाभबंद करता है। इसी के साथ साथ जो इमर्जिंग एरियाज हैं, जो ग्लोबल साउथ के जिसको हम कहेंगे, या आप ये कहिए कि जो ग्लोबल कॉमन्स हैं और जो ग्लोबल गुड्स है, उसमें भी ये क्वाड के देश एक साथ आ रहे हैं। उसमें खासकर जब मैं कहूँगा तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी या न्यूक्लियर सिक्योरिटी या बाकी जो क्षेत्र हैं, जो व्यापार और विस्तार के जो क्षेत्र हैं, वो भी इन देशों को साथ में लेगा। तो क्वाड जो एक संगठन एक इमर्ज हो रहा है, उसमें खाली मिलिट्री और सैनिक एक ग्रुप नहीं है। ये जो गैर सैनिक जो क्षेत्र हैं, जिसमें आज के दिन दुनिया में ज़रूरत समझी जा रही है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो थल पे हो, जहाँ पर भी ज़रूरत समझी जा रही, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये देश एकजुट होके और प्रगति में मानवता के लिए काम करने के लिए अग्रसर है। और इसमें तत्पर नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है। मिस्टर सज्जनहार जी, आपसे समझना चाहते हैं इस बात को लेकर कि क्वाड की बैठक होना इन तमाम व्यस्तताओं के बीच में, और ये एक सहमति बनाना कि क्योंकि भारत में होना था उसकी वजह से फिर वो एक आपसी सहमति बनी और अमेरिका में हो रही है, अगले वर्ष भारत में होगी, ये होना और इस समय होना जब दुनिया दो युद्धों से सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है, एक रूस यूक्रेन को लेकर और उधर आप इजराइल और जो फ़लस्तीन में जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको लेकर, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में क्वाड के मंच पर इस प्रकार के विषयों पर चर्चा होना बड़ा लाजमी सी बात है। भारत इस प्रकार की अशांति के बीच में शांति के बड़े पैरोकार के रूप में देखा जा रहा है, दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा है। इस मंच से, इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जी, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं अरिन जी। एक तो पहले आपने कहा जो इन सब हालात के होते हुए क्वाड का शिखर सम्मेलन होना, ये अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर भारत में इस साल होना था और मालूम चल गया कुछ समय पहले जो राष्ट्रपति बाइडेन वहां पर भारत नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो इसीलिए उनका यहाँ से निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसा भी हो सकता था जो सभी ये देश कहते जो इस साल क्वाड का शिखर सम्मेलन नहीं होगा, अब अगले साल हम करेंगे। परंतु फिर इन सभी व्यस्तताओं, इन सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए ये क्वाड देशों ने कहा नहीं, हम यहाँ पर शिखर सम्मेलन करेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है जो चारों देशों का बहुत ऐसा कमिटमेंट है, जो हमको क्वाड में जो हमने डिसीजंस लिए हुए हैं इनको हमने आगे लेकर जाना है। जो अभी प्रोफेसर संजय भारद्वाज कह रहे थे, जो चीन का जो बढ़ता वहाँ पर वर्चस्व है, बढ़ता उसका जिसे कहा जाए विस्तारवादी नीति है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या इंडियन ओशन में भी हो, तो उसको उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। परंतु फिर इसको और बहुत ज़्यादा, इसका जो स्कोप है, इसका जो मैंडेट है, इसका जो विस्तार है, बहुत ही ज़्यादा हमने कर दिया है। और इसका आप देख रहे हैं जो फ़ायदा जिसे कहा जाता है, जो ये इमर्ज कर रहा है एज ग्लोबल गुड, इट्स अ फैक्टर ऑफ फोर्थ फॉर ग्लोबल गुड। जो भी है देशों के उनके फायदे के लिए है, चाहे वैक्सीन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो। दूसरी बात अरेन जी आपने जो कही, भारत का क्या इसमें
रोल है एज शांति दूत बनकर, क्योंकि दो बहुत ही बड़े युद्ध हो रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, और विशेषता जो विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ से खाद्यान्न आता है वो एकदम यूक्रेन और रूस से आना बंद हो गया है, वहाँ से उर्वरक आता है वो आना बंद हो गया है, वहाँ से ऊर्जा आती है वो बंद हो गया, और सप्लाई चेन में इतना डिसरप्शन हो गया है। तो इसमें अब केवल भारत मेरे विचार से पूरी दुनिया में शायद एक देश है, ये बहुत से कम देशों में एक है, जो कि रूस भी जा सकता है, रूस के राष्ट्रपति से मिल सकता है, यूक्रेन जा सकता है, वहां के राष्ट्रपति से मिल सकता है, और दोनों जगह बड़े सम्मान आदर से और बड़े रिस्पेक्ट से भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनी जाती है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, उन्होंने उसके आने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की, राष्ट्रपति पुतिन से बात की, जो उनकी क्या बातचीत हुई है यूक्रेन में। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहां पर होकर आए हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर आए हैं। तो मेरे विचार से इस समय प्रधानमंत्री मोदी के पास एक अपना असेसमेंट है, जो अब अगर हम शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो चाहे वो क्वाड का प्लेटफॉर्म हो या बायलैटरल प्लेटफॉर्म हो, जब वो राष्ट्रपति बाइडेन से मिलते हैं वो उनको अच्छी ब्रीफिंग करेंगे जो ये वहाँ के हालात हैं, और इसमें हमको अब बातचीत करके ये थोड़ा निर्णय लेना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए जो हमारे आगे के कदम शांति की ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल, भारत एक बृहद अपनी भूमिका के साथ में आज विश्व के मंच पे मौजूद है, और ऐसे में दुनिया भारत की ओर देख रही, क्योंकि भारत ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से इस बात को साबित किया है कि हम शांति के पक्षधर हैं और हम युद्ध नहीं बुद्ध की धरती के वाले देश वाले लोग हैं। इस बीच हमारे सहयोगी निखिल सिंह भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए। इस वक्त निखिल की मौजूदगी अमेरिका में। निखिल, आपका भी स्वागत है, और निश्चित तौर से आपके पीछे दिन है और हम यहाँ पे इस वक्त रात में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पे भारतवंशियों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया, और होटल पहुंचने पर भी हर बार की तरीके से वही खुशनुमा तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक मोमेंटम बनता है इस प्रकार की तस्वीरों से कि हम जिस एक डिप्लोमेटिक चैनल पे बातचीत करने के लिए आए हैं, जो एक सीरियस डायलॉग की बात करने आए हैं, उसके लिए एक पूरा धरातल तैयार होता है। आगे का प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या रहेगा और क्या मुख्य एजेंडा होगा क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर? निखिल। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि एक जिसको कहते हैं कि माहौल बनता है, और वो जो माहौल है भारतीयों के बीच में वो ज़बरदस्त है आरिंद्र। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं उसके बाद ये जो डिग्री है भारतीयों की खुशी की उत्साह का, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ जाता है, और ये इस बार भी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बात आज प्रधानमंत्री के दौरे की है, और आज पहले दिन की अगर है तो क्वाड शिखर सम्मेलन इस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर क्वाड में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उससे पहले उनका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, उसको रिव्यू किया जाएगा। 50 से ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी मैकेनिज्म है भारत और अमेरिका के बीच में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके तहत समझौते हैं, और उनको रिव्यू किया जाएगा। उनको एक और स्टेप फर्दर ले जाने की बात होगी। जाहिर तौर पर आईपेफ जिसको कहा जा रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और उसके साथ ही साथ ड्रग पॉलिसी को लेकर के ये दो महत्वपूर्ण समझौते हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी और समझौते होने की, एमओयू साइन होने की संभावना है, जिसके विषय में हम आपको आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर अमेरिका में वो हम आपको जानकारी देंगे। और उसके अलावा फिर होगा क्वाड का महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, जिसको लेकर के दुनिया भर की निगाहें इन 4 शीर्ष नेताओं की इस बैठक पर है आरेंद्र। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडो पैसिफिक का मुस्तकबिल तय करना, यहाँ का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, जो कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है क्वाड का, उसको आगे बढ़ाना होगा, और उसके साथ में जो तमाम विषय जुड़े हुए हैं। और आपने देखा है कि क्वाड किस तरह से एक वयस्क का रूप लेता हुआ, जिसको कहना चाहिए कि अब स्टेबलाइज हो गया है, और छठी मीटिंग है, 8 वर्षों से ये हो रहा है, 9 वर्षों से ये हो रहा है, और ऐसे में ये देखने में आ
रहा है कि अब जब क्वाड के नेता मिल बैठ रहे हैं तो उसमें जैसे आपने देखा कि एक कैंसर अवेयरनेस को लेकर के, कैंसर को से लोगों को बचाने के लिए जो बात चल रही है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए, तो इस तरह के तमाम सारे एजेंडा जो विकासोन्मुख हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के विकास से जुड़े हुए हैं, उनके मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसमें आते जा रहे हैं। चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, सेफ्टी की बात हो, हेल्थ की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो, काउंटर टेररिज्म की बात हो, बहुत सारे मुद्दे हैं क्वाड के इन देशों के बीच में। और निश्चित तौर पर स्वतंत्र नौवहन और उसके साथ ही साथ एक जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक उसको बनाए रखना, ये भी एक एजेंडा है। तो निश्चित तौर पर कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है, सब्सटैंशियल है, काफ़ी व्यापक है और इस पर जब चर्चा होगी, इस बात की भी जिसको कहना चाहिए कि यहाँ फिजाओं में ये बात तैर रही है कि इस बार क्वाड में कुछ और सकारात्मक देखने को मिलेगा और कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके लिए भी हम सब इंतजार कर रहे हैं। आरेंद्र, आपके पीछे जो एक हवा का झरोका है वो भी महसूस किया सकता है, क्योंकि पीछे तमाम देशों के झंडे हैं, उनकी वो जो तरीके से लहरा रहे हैं वो दिखाता है कि दोस्ती के पैमानों को आगे बढ़ाने के लिहाज से एक माकूल माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। आपसे हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, आप मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं और ये प्रधानमंत्री के यात्रा को लेकर विशेष कवरेज में हम लगातार मेहमानों से इस चर्चा और विश्लेषण को जारी रखेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं और अब से कुछ देर बाद उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। उसके बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सिलसिले में लिहाज से देखा जाए तो अन्य जो क्वाड सदस्य देशों के प्रमुख हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर होगा। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा और इस दौरे पे पल पल की निगाह बनाए हुए हमारे सहयोगी संवाददाता हैं। हम तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर अशोक सज्जनहार जी बने हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। इसके अलावा स्टूडियो में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी JNU से हमारे साथ में बने हुए। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक समय स्थिति थी कि साहब कई बार एक आइसोलेशन की पॉलिसीज के साथ हम एक दूसरे से कटे हुए से नजर आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के इस कार्यकाल में एक नई ऊंचाइयों को, दोस्ती की नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने देखा है। और
अमेरिका फर्स्ट हो या मेक इन इंडिया हो, इसमें कहीं कोई आपस में टकराहट नहीं है, बल्कि कोएग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं दोनों ही देश। और नए सोपान, नए प्रतिमान लगातार हम दोस्ती और सहयोग के मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार के दौरे में भी, जबकि भले ही अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, लेकिन ये दोस्ती और ज्यादा गहरी होती दिखाई पड़ेगी इस बायलैटरल मीटिंग से, जो अब से कुछ देर बाद होनी है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत एक जो लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुना है, तो एक उनका एक बड़ा कद है और दुनिया में बड़ा कद है। उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो चाहे किसी भी खेमे में हो, अभी रशिया भी गए और वहाँ यूक्रेन भी गए, तो और बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम क्वाड के भी सदस्य हैं, हम एससीओ के भी सदस्य हैं, हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, तो भारत की जो एक मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रही है वो उसको हमने बरकरार रखा। उसके साथ साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार है। इन सब बात को देखते हुए निश्चित रूप से अमेरिका भारत की क्षमता को समझता है, भारत की लीडरशिप को समझता है, और अमेरिका उन्हीं मूल्यों में विश्वास करता है जो भारत भी करता है। चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, बाकी क्वाड के देश भी, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लोकतांत्रिक देश हैं। दूसरी बात, हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका भी 9/11 के बाद खासकर आतंकवाद को दक्षिण एशिया में समझने का प्रयास किया और भारत के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप किया। लेकिन जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत एक जो जिस तरीके से एक इमर्जिंग मार्केट है और भारत का जो अपनी एक क्षमता है, जो एक अपनी इसकी दखल है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे भारत का जो सर्विस सेक्टर हो, चाहे अमेरिका और दूसरे देशों में, तो अमेरिका भारत को समझता है कि भारत को अगर कॉमर्स की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। दूसरी बात, साथ ही साथ अमेरिका ये भी समझ रहा है कि जिस तरीके से चाइना एक विस्तारवादी नीति के साथ में इंडो पैसिफिक और एशिया में या दुनिया में दखल बढ़ा रहा है, उसमें अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है तो भारत बन सकता है। और ये बात मान के चलिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई, उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए और जो एक 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हमने अमेरिका के साथ में किए, चाहे सभी क्षेत्रों में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स जिस तरीके से हमने किए, वो खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट था अमेरिका के साथ में, जिस तरीके से उन्होंने 9 बार अमेरिका में यात्रा की, तो निश्चित रूप से जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है और जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है वो भारत और अमेरिका को नज़दीक लाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि भारत, देखिए, भारत गौतम बुद्धा की भूमि है, भारत महात्मा गांधी की भूमि है, भारत अहिंसा की बात करते हैं, भारत कभी भी किसी तरीके के वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यूएन चार्टर में विश्वास करता है और सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में भी विश्वास करता है। तो भारत का जो जिस तरीके का एक लॉ अबाइडिंग कंट्री और एक जो अपने प्रिंसिपल्स और सिद्धांत है दुनिया को लेके, वो निश्चित रूप से अमेरिका जैसे देश को अपने साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। भारत का जो एक सॉफ्ट पावर का अपना एक स्टेटस है, जो दुनिया में जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट होने के नाते दुनिया को अट्रैक्ट करता है, वो भी एक फैक्टर है कि अमेरिका और जो दुनिया की जो सभी ताकतें हैं भारत की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये जो सब पक्षों को देखते हुए निश्चित रूप से भारत का जो एक लीडरशिप और अमेरिका का जो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव जो शिफ्ट आया, खासकर पिछले 2 दशक से, जिस तरीके से हमने 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील किया, 2008 में कंक्लूड किया, लेकिन उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज अमेरिका हमारे लिए दावेदारी कर रहा है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल किया जाए। अमेरिका दबे हाथों से लेकिन कहता है कि भारत को परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। तो भारत का जो एक अपना एक दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है और जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल भारत की बढ़ रही है और ग्लोबल साउथ के एक वॉइस के रूप में भारत उभर रहा है, तो अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है दुनिया के ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल मिस्टर सज्जनहार जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को मैं आपके अनुभव के तरीके से समझने की कोशिश करूंगा कि भारत की जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उसमें इजाफा लगातार होता दिखाई पड़ता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विश्व के वैश्विक मंच पे मौजूदगी है, जो 5वीं बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 140 करोड़ की जनता के देश की नुमाइंदगी करते हैं,
दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को लगातार तीसरी बार जीत कर उसके बाद इतने बड़े देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लॉ को मानने वाले, डेमोक्रेसी को मानने वाले देश के आधार पर उसकी नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। तो जब इस प्रकार के व्यक्तित्व से जुड़े हुए व्यक्ति जब विश्व के मंच पे कोई बात को रखता है तो उसका वजन किस तरीके से बढ़ता है, आपके अनुभव के नजरिए से समझना चाहता हूं इसको। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब ये सभी बातें एक देश में आ जाए, एक नेता में आ जाए, एक लीडर में आ जाए, तो पूरी दुनिया बाध्य हो जाती है जो उन लीडर को सुनने के लिए, उन लीडर को आदर से, रिस्पेक्ट से सुनने के लिए और बहुत ध्यान से सुनने के लिए। क्योंकि देखिए बात ऐसी है, इसको आपने अभी जो बताया अरेंद्र जी बिल्कुल ठीक बताया है, परंतु अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य भी देखें, जो पिछले 5 साल से पूरी दुनिया कितनी मुश्किलों से गुजरी है। पहले तो 2019 के आखिर में, 2020 के शुरू में कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया, उस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं और यूरोप में ऐसे देश हैं, अमेरिका है, जो कि अभी तक इसमें नहीं उभर पाए हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक से जूझा कैसे। तो सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो क्या करना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम हो क्या करना चाहिए, वो सभी उसमें विफल रहे। भारत की जो पॉलिसी थी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा, जो भी चुनौतियाँ आई हैं पिछले 5 साल में, और फिर उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में हमने थोड़ी बात की है, अब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चीन की जो विस्तारवाद नीति है उसके बारे में, तो ये सब जो चुनौतियां आई वो इससे जूझना पड़ा है। और फिर भी भारत ने बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमने सभी को इसको जूझा है, सबके उसके ऊपर सफलता पाई है। और अब जैसे आपने कहा, भारत 5वीं सबसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। 10 साल पहले हम 10वीं या 11वें नंबर पर थे, अब हम 5वें नंबर पर हैं। बल्कि फ्रेजाइल 5 में भी कहे जाते थे हम। जी, फ्रेजाइल 5 में उस समय कहा जाता था 2012-2013 में, और अभी 2-3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें वही है, जो हम एक हाई इनकम इकोनॉमी 2050 तक हम बन जाएंगे। तो इसीलिए जिस प्रकार से तेजी, जिस प्रकार से रफ्तार है, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिएगा, और फिर ये भी देखिए भारत के ऊपर जैसे चीन की तरफ से, वहां पर चाहे वो गलवान में हुआ हो 2020 में, उससे पहले 2017 में डोकलाम में हुआ हो, भारत ने कैसी मजबूती से उसका सामना किया है और अपनी सुरक्षा की है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया जिसे कहा जाए अपने लिए लेसन्स लेती है। जो नेता है, ये अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से वो जो कुछ काम करना है वो करेगा। परंतु ये केवल हम अपने राष्ट्रीय हित और अपने जो लोगों के फायदे के लिए केवल वही काम नहीं करते हैं। आप देखते हैं, जो जब पेंडेमिक हुआ, भारत एक ऐसा देश था जिसने कि 300 मिलियन डोजेस सप्लाई किए 100 देशों से ज्यादा, जबकि जो भी बहुत सारे विकसित देश हैं उनके पास कितने ये इसके भंडार पड़े थे, वो सब एक्सपायर हो गए, परंतु उन्होंने किसी को सप्लाई नहीं किया, कि उन्होंने किसी को विकासशील देशों को भेजा नहीं। भारत से गया अफ्रीका में, भारत से गया दक्षिण अमेरिका में। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, जो जब भारत उभरता है, भारत की जब प्रगति होती है, तो केवल भारत के फायदे के लिए नहीं होती है, ये पूरी दुनिया का फायदा सोचता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार 2014 में अरेंज जी गए थे वहां पर यूनाइटेड नेशंस में, तो तब उन्होंने कहा था, जो हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं। तो अगर ऐसा हम समझते हैं, तो जो अपने लिए हम करते हैं वही पूरी दुनिया के लिए भी, उनके फायदे के लिए भी हम करेंगे। तो ये सब चीजें दुनिया देखती है और कहती है, जो ये एक नेता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और इसीलिए जैसे हम पहले बातचीत कर रहे थे, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो या अमेरिका हो या और देश हो, सभी में भारत की मान्यता
इतनी और इतने समय में पिछले 10 सालों में इतनी ऊपर आकर बढ़ी है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है कि भारत का विकास तरक्की दुनिया के विकास और तरक्की के नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत का एक मूल आधार सिद्धांत है, या कहा जाए भारत का विचार है, जिसको प्रधानमंत्री हमेशा से एक आधार बिंदु के तौर पे रखते हैं। तो सर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि जो बात अभी मिस्टर सज्जनहार जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का विकास दुनिया के लिए, और शायद इसी वजह से जब भारत कोई बात कहता है तो उसको और गंभीरता से सुनने की एक प्रवृत्ति लगातार दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर भारत का एक तरीके से उदय होता हुआ दिखाई पड़ा। हमने G20 में भी देखा कि किस प्रकार से भारत की अध्यक्षता में उस मंच से भारत ने इस पूरे ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाया, उनकी जो चिंताएं हैं आज दुनिया की चिंताओं के साथ में जोड़ने का काम किया है। क्वाड के मंच पर भी ग्लोबल साउथ को लेकर चिंताओं पर चर्चा, इसकी भी अपेक्षा की जा रही, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? देखिए, निश्चित रूप से ग्लोबल साउथ ने का जो अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हुआ 2024 में, और साथ ही साथ जो G20 का जो सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने एक मिसाल कायम की कि कैसे दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो इंटरेस्ट है या दुनिया में जो डिफरेंसेस है, वहाँ पर कैसे कंसेंसस क्रिएट किया जाए, सहमति क्रिएट किया जाए। और आप ये देखिए कि जो एजेंडा, जो डिक्लेरेशन G20 का हुआ, उसमें सभी देशों ने साइन किया, सभी देश उस पर एग्री थे, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, एक साथ आए। दूसरी बात ये कि देखिए, जो दुनिया के कुछ देश थे जिनको अभी तक G20 की वॉइस में एक वॉइस नहीं मिली हुई थी, खासकर मैं जब अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूंगा, अफ्रीकन यूनियन की बात करूंगा, तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस ग्लोबल साउथ में नहीं थी और साथ साथ G20 में नहीं थी। भारत ने एक कंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करके दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक वॉइस दी। तीसरी बात जो आपने कही कि भारत की आवाज़ को लोग सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, सबसे बड़ा जो उदाहरण है, भारत ने कहा कि जो क्लीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, तो भारत ने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें दुनिया के लोगों ने उस पर साइन किया। साथ ही साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसमें खासकर G20 में भी ये विषय आया, तो उसमें भी दुनिया के देशों ने भारत के साथ में एक वॉइस रखा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत ना केवल अपने विकास की बात करते हैं, बाकी जो दुनिया के देश है, चाहे वो एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशियन कंट्रीज़ हों या फिर आप गल्फ कंट्रीज़ हों, जिसमें हमने जैसे U2I2 जिसमें अमेरिका भी शामिल है और उसमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, या हमने इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको यूरोप से कनेक्ट करता है, या हम ये कहें कि भारत जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसका भी भाग है, और साथ ही साथ जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भारत के जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे थाईलैंड हो, चाहे म्यांमार हो, या फिर उसके बियॉन्ड वियतनाम तक ले जाके, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन कंट्रीज़ को भी भारत के साथ में, चाहे ट्राई नेशन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो या बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट हो, तो इनको भी इंडो पैसिफिक रीजन के जो क्षेत्र हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाया जाए। इसमें जो एक और बड़ी बात है, जिसमें क्वाड के संदर्भ में मैं देखता हूँ कि जो एनर्जी कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा एरिया है, जो दुनिया आज उसकी जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, एनर्जी के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, यूरोप में क्राइसिस है, गल्फ कंट्रीज़ में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर चल रहे हैं, उससे भी एनर्जी प्राइसेस में, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें जो सामने उभर के आ रही। पहली बात, हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसनेशनल और ट्रांस पैसिफिक जो एनर्जी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जिसमें खासकर जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया, सिंगापुर से होते हुए भारत भी इसमें भागीदार बनना चाहता है। भारत ने भी इंडिया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सिंगापुर गए तो जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर की बात कही, तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन को कनेक्ट करेगा, और उसमें जो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का कोऑपरेशन इन देशों के बीच में बढ़ाया जाएगा। तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चरल आपको ये रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री के इस काफिले की तस्वीरें जो राष्ट्रपति के भवन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके घर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री का ये काफिला, और सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
और अब एक तरीके से मुलाकात का दौर शुरू होगा, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले इस द्विपक्षीय मुलाकात के भी मायने हैं, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री के तौर पर यह 9वीं अमेरिका यात्रा है। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार के तौर पर लगातार अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं, और ये वो गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, जिसके ऊपर अमेरिका और भारत दोनों के झंडे हैं, ये दर्शाता है कि भारत अमेरिका के दोस्ताना संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर और तैयार नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो सीरियस डिप्लोमेटिक बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है, जिसके लिए हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे, क्योंकि दोनों शीर्ष नेता बैठेंगे, बात करेंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों को यहां से एक नई ऊंचाइयों पे आगे ले जाना है। अमृता सज्जनहार जी, क्योंकि अब ये जो सीरियस डिप्लोमेसी अब जब शुरू होगी, तो क्या हम अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं इस बायलैटरल बैठक से, क्योंकि दो समझौतों को लेकर भी लगातार बात सामने आ रही है, और ये जो कंप्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक फोरम की बात हो, वहां पे जो बात हो रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के आधार पे हम अपनी रणनीतिक समझ को और ज्यादा दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या बड़ी बातें अपेक्षा कर सकते हैं इस द्विपक्षीय मुलाकात से? जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दो ये वाले अग्रीमेंट साइन होंगे आईपीएफ के जो हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आपको याद होगा जब 2022 में टोक्यो में मुलाकात हुई थी यही क्वाड की, तो तब ये लॉन्च किया गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसके 4 पिलर्स हैं। एक पिलर जो है सप्लाई चेन का पिलर, उसके ऊपर भारत ने पहले ही उसकी अपनी सदस्यता बना ली है, और अब 2 और पिलर्स, एक फेयर इकोनॉमी पर और एक क्लीन इकोनॉमी, ये जो 2 और बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, उनके ऊपर भी हम दस्तखत करने वाले हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि वो डिपॉजिटरी हैं इसके। एक चौथा पिलर है ट्रेड पिलर, परंतु उस पर अभी बातचीत जारी है और अभी भारत उसका सदस्य नहीं होने वाला। परंतु मेरे विचार से इसके अलावा अरेंज जी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो तब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया था, और अग्रीमेंट साइन हुई थी। जो एक अमेरिकन कंपनी है माइक्रोन इंक, वो करीब $850 मिलियन इन्वेस्ट करेगी भारत में। एक और कंपनी $2.75 बिलियन इन्वेस्ट करेगी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। और भारत सरकार ने अपने आप निर्धारित किया है, जो हम अगले कुछ सालों में करीब $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से करेंगे, जिससे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जिसमें बहुत ही जोर दिया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि हम एक कॉलोनी थे उस समय, अपना पूरा हमें आज़ाद नहीं थे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो हिस्सा हम नहीं बन पाए, परंतु टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का हम हिस्सा बिल्कुल बनेंगे और उसका हम नेतृत्व करेंगे। तो इसीलिए अब ये सेमीकंडक्टर है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, स्पेस है, जिसमें कि भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमको मालूम है, जो एक तो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसको सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है अमेरिका से। दूसरा, अगर हमको अपने यहाँ पर जिसे कहा जाए पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाना है, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं, भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, परंतु अगर आप देखें पर कैपिटा जीडीपी तो भारत बहुत नीचे आता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अभी भी पर कैपिटा जीडीपी करीब $2,500 होगी या उससे थोड़ी ऊपर होगी। और अगर जिसे एक और मापदंड है जिसे कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, अगर उसमें देखें तो 11-12 हज़ार डॉलर होगी। परंतु और देशों में हम जिसे कहा जाए लोअर
मिडिल इनकम कंट्री के उसमें हम आते हैं पर कैपिटा में। तो उसको हमें अगर बढ़ाना है तो हमको अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही जॉब्स दे सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ही एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो जिसमें पिछले साल हमने ये निर्णय लिया जो GE F414 इंजन उसको भारत को सप्लाई किया जाएगा, भारत उसको अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा, तो इसका हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। इसमें अमेरिका ने और किसी देश के साथ ये वाली टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की है, और अब दोनों देशों के बीच में विश्वास की इतनी बढ़ोतरी हुई है, जो अब अमेरिका ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाए, वो भी भारत से साझा करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ अभी जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो इन सब बातों के ऊपर तो बिल्कुल बातचीत होगी। द्विपक्षीय आर्थिक संबंध हमारे कैसे हैं, और फिर सामरिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। चीन का कैसा रवैया है, चीन ताइवान और जापान के विरुद्ध कैसे वहां पर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे ले जा रहा है, इन सब बातों भी दोनों नेताओं में बात होगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत होगी उसके जो तमाम पहलू हैं बहुत जल्दी हम तक पता लगेंगे, उसका विश्लेषण भी हम आप तमाम मेहमानों से करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। जी जी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। Why go elsewhere when you can save up to rupees 8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, फिलाडेल्फिया में पहुंचने के बाद, और इस वक्त उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति के घर पहुंचा है और अब वहां पर मेल मुलाकात की दौर चल रहा होगा। निश्चित तौर से कुछ देर में हमारे पास तस्वीरें आएंगी, उसका भी जिक्र हम आप तक करेंगे, पहुंचाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मिस्टर अशोक सज्जनहार जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, JNU से ताल्लुक़ रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकार है। प्रोफेसर भारद्वाज जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए, द्विपक्षीय तरीके से अगर देखें हम क्वाड से इतर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा एक व्यापारिक साझेदार है। तीसरा सबसे ज़्यादा FDI अगर अमेरिका से भारत में आता है तो ये भी हमारे व्यापारिक संबंधों को दिखाता है। 50 से ज़्यादा ऐसे फोरम्स हैं जहां पर हम बातचीत करते हैं, तय करते हैं व्यवस्थाओं को अलग अलग सेक्टर्स में, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि रक्षा सुरक्षा से लेकर रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से जो हमारे आज तक के जो संबंध जिस स्थिति तक पहुंचे हैं, उस ऊंचाई को आगे बढ़ाने में मौजूदा बैठक भी एक कारगर साबित होगी? कौन से बड़े सेक्टर होंगे जहाँ पे ज़्यादा फोकस हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो बाइडन इलेक्शंस फेस कर रहे हैं, उनकी पार्टी इलेक्शंस फेस कर रही है, उनकी पार्टी से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से वो देख रहे हैं कि भारत, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ा एक समुदाय है जो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल रोल अमेरिका के इलेक्शन में अदा करता है। तो निश्चित रूप से जो ये बैठक हो रही है और जो इस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने की बात है, निश्चित रूप से अमेरिका भारत
को प्रायोरिटी देता है और आगे भी जो संबंध है उसको मजबूत करेंगे। भारत कई क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा, हमने जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में किए हुए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे बेसा हो, और हम कई तरीके के युद्धाभ्यास भी करते हैं। हम मैरीटाइम जो एक्सरसाइज हैं उसमें भी भारत और अमेरिका रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो ट्रेड के हिसाब से हो, या फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात हो, या पायरेसी फ्री जो सी रूट्स हैं उनकी बात हो, या फिर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो, तो दोनों देशों का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों देश इसमें पार्टनरशिप। इसके साथ साथ जो एक एरिया जो भारत और अमेरिका काफ़ी दिनों से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ख़ासकर जब आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देख रहे हैं, ट्रेड के इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, तो एजुकेशन एक एरिया है जिसमें लगभग हर साल लगभग $5 मिलियन का वहाँ इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और स्टडी करते हैं। तो दोनों देशों के बीच में एजुकेशनल कोऑपरेशन की तरफ दोनों देश बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो एक डिजिटल डिवाइड है, जो एक नॉलेज डिवाइड भारत और अमेरिका के बीच में, वो डेफिनेटली वो अगर उसको कम किया जाए और कोलैबोरेशंस होता है एजुकेशनल और रिसर्च सेक्टर में या साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो निश्चित रूप से भारत का जो एक टारगेट है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भारत को विकसित भारत 2047 तक जो हमने टारगेट सेट किया है उसमें काफ़ी कुछ कारगर साबित होंगे। साथ ही साथ जो, क्योंकि एक बड़ा तबका जो भारत का है, अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में, तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नासा में जो काम करते हैं ज़्यादातर भारतीय वैज्ञानिक हैं। जो लीडिंग कंपनीज हैं जिनको आपने जिक्र भी किया, जो लीडिंग कंपनीज है उसको भी काफ़ी कुछ हद तक भारतीय ओरिजिन्स के लोग को लीड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये अगर ये डिजिटल डिवाइड कम होता है और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होता है, तो जो एक ब्रेन ड्रेन एक टाइम में हुआ है, वो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है कल्चरल कोऑपरेशन, और जिसमें भारत खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम रही कि योगा को एक इंटरनेशनल डे, एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में स्थापित किया, तो ये जो भारत की अपनी एक कल्चरल कैपेसिटी है उसको दुनिया के पटल पे ले जाना और अमेरिका के देशों का साथ लेना, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपनी जो एक क्षमता है, जो अपनी एक लीडरशिप है, एक करिश्मेटिक लीडरशिप है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ जो बाकी जो दूसरे एरियाज है जिसमें क्लाइमेट चेंज का बार ये सवाल आता है, तो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो भारत जो नेगोशिएट कर रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस के कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ को बर्डन शेयर करना पड़ रहा है, उसमें अमेरिका जैसे देश को भारत कन्विंस कर सकता है कि नहीं, उनको इक्वल बर्डन शेयर करना चाहिए। और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, जो फूड सिक्योरिटी और फ्यूल सिक्योरिटी और मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर के लिए जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन देशों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन क्लाइमेट और के क्षेत्र में या एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उसमें सहयोग भारत करना एक चाहिए। महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है इस प्रकार के कंसर्न्स को वैश्विक पटल पर रखने के लिए। हम बहुत जल्द वापस आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर सज्जनार जी, क्योंकि ये हम जिस बात का शुरू में जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन जब बैठेंगे तो मौजूदा जो सबसे बड़ी वैश्विक चिंता का विषय है वो है युद्ध को लेकर, और उस पर निश्चित तौर से बात होगी। आप इस समय जो बातचीत चल रही होगी, आप क्या उम्मीद अपेक्षा कर रहे हैं कि इन बड़े पहलुओं पर इस वक्त एक संवाद हो रहा होगा दोनों नेताओं के बीच में? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से देखिए, जो बहुत ही ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक देश नहीं उनको हल कर सकता है, और उसमें जैसे आपने कहा ये दो युद्ध हैं, या फिर मैं कहूँ वातावरण का, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, या आतंकवाद का इशू है, तो ये सब मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होगी इनकी जब बातचीत होगी दोनों नेताओं की, राष्ट्रपति जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री मोदी की। और सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे तो ब्रीफिंग देंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। हालांकि उनकी बातचीत हो चुकी है टेलीफोन के ऊपर। जब प्रधानमंत्री मोदी वापस आए थे यूक्रेन से तो उसके दूसरे दिन ही उनकी बातचीत हुई थी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और उन्होंने उनको ब्रीफ किया था जो ऐसी उनकी बातचीत हुई है। क्या वो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि इससे एक महीने पहले ही वो रूस में गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत हुई थी, और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भी उस समय कहा था जो किसी भी मसले का हल युद्ध भूमि पर नहीं निकाला जा सकता है, आपको अंत में बातचीत करनी होगी, बातचीत करके ही आपको जो भी मसले हैं उनका उसको सुलझाना पड़ेगा। तो उसके बाद उनकी बातचीत हुई है, तो ये सबसे पहले उनको ब्रीफिंग करेंगे, और फिर मेरे विचार से क्योंकि उसमें बातचीत हो, परंतु मैं नहीं समझता हूँ जो अमेरिकी चुनाव से पहले जो कि 5 नवंबर को होने वाला है, अब करीब 40 दिन के आसपास रह गए हैं, 40-45 दिन रह गए हैं चुनाव के, तो उसमें कुछ इतना ज्यादा किया जा सकता है। सर, आपको रोकना चाहेंगे, जो मुलाकात के दौर है उसकी कुछ तस्वीरें हमारे तक पहुंची, उसको हम आप तक लेकर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका काफिला पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर, फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है, और निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर तो उन्होंने उनका स्वागत किया है, और ये स्वागत के समय की तस्वीरें, दोनों ही नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के इस गाड़ी पर अमेरिका और भारत के झंडे लहराते हुए ये दोनों देशों की दोस्ती के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको रिसीव करने पहुंचे, और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक का मुलाकातों का दौर चल रहा है, और निश्चित तौर से फिलाडेल्फिया के में जहां पर एक तरीके से गृह राज्य के तौर पर जो बाइडेन का देखा जाता है, और वहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और उसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं क्वाड शिखर सम्मेलन में फिलाडेल्फिया में शिरकत करने के लिए। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल मुलाकात और प्रधानमंत्री का पहुंचना, राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री को स्वागत करना, इस्तकबाल करना, गर्मजोशी के साथ ये स्वागत दिखाता है कि दोस्ती के संबंधों की गहराई किस तरीके से है, और ये लगातार प्रगाढ़ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो मौजूदा समय में जो दोस्ती का एक मजबूत आधार तैयार हुआ है उसमें इन दोनों ही नेताओं के व्यक्तिगत प्रयासों का भी एक बड़ा रोल है, जहां पर दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को तेज गति से आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 2015 में
ये रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत और उसके बाद से लगातार उसमें नए प्रतिमान और सोपान स्थापित होते रहे हैं और इन दोनों नेताओं का एक व्यक्तिगत प्रयास भी रहा है, कोशिशें रही हैं, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में। और हमारे मेहमान लगातार जिक्र कर रहे थे पिछले साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर तमाम न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हुई थी। भारत कैसे इस टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन का एक बड़ा मजबूत स्तंभ पिलर बन के उभर रहा है, जहां पर दुनिया भी भारत के साथ में आज खड़े होने के लिए उत्सुक और तत्पर नजर आ रही है। और अमेरिका का ये सहयोग, जहां पे तकनीक जुड़ी हुई है, भारत की क्षमता, जहां पे एक महत्वपूर्ण कौशल के साथ हमारे पास में मैन पावर मौजूद है, उसके साथ हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो आज के समय के तमाम जो तकनीकी जो कोशिशें हैं, इसमें सेमीकंडक्टर हो या तमाम प्रकार की क्वांटम कंप्यूटिंग हो, तमाम ऐसी चीज़ें जो आज के वक्त की ज़रूरत बन गई हैं, उसके लिए भारत एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर दुनिया के सामने उभरा है। और ऐसे में अमेरिका के सहयोगी दोस्त के नाते इस वर्ल्ड में जो दिक्कतें आई हैं, दुनिया में जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया है, उसमें एक महत्वपूर्ण सहायक के तौर पर भारत अपनी विश्वसनीयता के साथ में खड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें भारत अमेरिका के दोस्ताना संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं और ये मुलाकात इस वक्त चल रही है, और ये गर्मजोशी भरी तस्वीरें जहां पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। प्रोफेसर भरद्वाज जी, आपको लगता है कि ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं, एक आधार तैयार करती हैं जब जो दोनों देशों के नेता इस वक्त बातचीत कर रहे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये जो तस्वीर देख रहे हैं और जिस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, देखिए जो लीडरशिप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हो, डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिक्स हैं, ट्रंप के साथ भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और अभी जो बाइडेन के साथ भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और ये भी बात देखिए कि जो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ोतरी हुई है। पहले हमने बेसा साइन किया, अब हमने बेसा से भी एक स्टेज आगे बढ़ के हमने सोसा साइन किया, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सप्लाई के लिए। और जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन जो डेवलप की है भारत ने अमेरिका के साथ, तो निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हों, भारत निश्चित रूप से अमेरिका के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो अभी अपॉर्चुनिटी जो अभी देश दुनिया के 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के देश एक साथ आके निश्चित रूप से दुनिया में जो पीस एंड स्टेबिलिटी की बात है या डेवलपमेंट की बात है, उसको आगे बढ़ाते हुए आगे नजर आएंगे। बहुत बहुत